कुछ लोगों को गलतफहमी थी, उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि भाजपा का सिंबल ज़रूर था, लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, मतलब नाहिद हसन, हरिंदर मलिक, पंकज मलिक, लोकदल के तमाम नेता और हमारी बीजेपी, सबका एक ही कैंडिडेट था। सबने मिलजुल के ये कैंडिडेट को सपोर्ट किया। आपने कहा योगी जी का एक उनकी नीतियाँ थी और उनको लेकर यहाँ पर चेयरमैन बना। अगर ऐसा ही करिश्मा योगी जी का होता या मोदी जी का होता तो 19 में से 4 ही सीट क्यों आती? 19 में से आप 14, 15, 19, 18 या फिर एक बड़ा नंबर जीत सकते थे, 8, 10 कुछ तो होता। वो करिश्मा तो फेल होता नज़र आया। यहाँ पर तो मेरे को देखिए, आप वीरेंद्र जी मानिए या नहीं मानिए, लेकिन मेरे को करिश्मा तो यहाँ पर नज़र नहीं आया। 19 में से 4 सीट जीत कर आए हैं, ऐसी सीट हार गए हैं जो परमानेंट बीजेपी की हुआ करती थी। देखिए, रालोद में हम बहुत लंबे समय एक परिवार का रिश्ता रहा है, लेकिन ये जो हमारे विरोधी लोग हैं यहाँ पार्टी के अंदर और पार्टी के अंदर जो कमज़ोर करना चाहते हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है हमारे ऊपर आरोप लगाने का। मैं किसी तरह का आक्षेप लगाए, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, हमारी बेईमानी का लगाइए, किसी दूसरे तरह का आरोप लगा लीजिए। केवल एक ही मुद्दा उनके पास है, हमें पार्टी के अंदर कमज़ोर करने के लिए। वो तो रालोद में जा रहे हैं, वो तो गए। बीजेपी की तो एक और उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, यहीं का ही है, आपका ही उदाहरण है कि बीजेपी का वो करिश्मा जो योगी जी का वो नहीं चल पाया। ब्लॉक प्रमुख की ही बात कर ले, सिंबल पर आया कोई और, आपने जिता दिया कोई और। ये क्या था वीरेंद्र जी? क्या ताकत दिखाना चाहते थे वीरेंद्र चौधरी कि हाँ वीरेंद्र चौधरी आज भी उसी दमखम के साथ, आज भी वही दमखम है वीरेंद्र चौधरी के साथ, और आज भी लोग वीरेंद्र चौधरी का उतना ही सम्मान करते हैं जितना आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले या आज से 25 साल पहले करते। इतना आप मानते हैं? जब 4 साल 4.5 साल पहले चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा बहुमत लेकर आई थी, लोगों ने विश्वास किया था और वोट दिया था। लेकिन आज अगर हम यहाँ की पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ से इतने बड़े किसान नेता हैं, महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत आज बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसानों के लिए। इधर से अगर महंगाई की बात करें, गैस सिलेंडर का रेट डबल हो गया है, पेट्रोल 100 के पार चला गया है। क्या लगता है पार्टी की स्थिति आज भी उतनी सही है या पार्टी की स्थिति अब बिगड़ चुकी है? आम लोगों में महंगाई का जो एक डर है, वो भय है, वो उनके दिलों में बैठ चुका है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। आज मैं हूं उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जसाला फार्म हाउस पर, और यहां पर मेरे पास साथ हैं यूपी के कद्दावर नेता, और वीरेंद्र सिंह जी का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़ा नाम है। अगर सीनियरिटी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में शायद उनसे सीनियर अब कोई नेता बचा हो जो उनसे सीनियर हो या उनके साथ का कोई नेता हो। बहुत पुरानी राजनीति करते आए हैं और इस परिवार ने जिस एरिया में ये रहते हैं, इस एरिया के लिए इतना कुछ किया है कि आप गिनने लग जाएं तो शायद आपको कमी पड़ जाए या कई दिन लग जाएं। आज उनसे बातचीत करेंगे। पहले भी आप एक इंटरव्यू देख चुके हैं, वो थोड़ा सा उनकी कहानी रही थी, कैसे राजनीति में आए थे और कैसे उन्होंने राजनीति को स्टार्ट किया था। लेकिन आज ये इंटरव्यू थोड़ा पॉलिटिकल रहने वाला है और कई चीज़ें ऐसी हुई हैं पिछले कुछ दिनों में जिन पर हम बातचीत करेंगे। वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, आपने चेयरमैन चुनवा लिया अपना, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख चुनवा लिया, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हिंदुस्तान 9 न्यूज़ की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आप यहाँ आए, और पहले भी मैं देख रहा हूँ कि आपका जो चैनल है व्हाट्सएप पे बहुत इंटरव्यू आ रहे हैं, एक गरीब लोगों के भी आ रहे हैं, गांव के आम किसान के भी आ रहे हैं। तो बहुत प्रसन्नता की बात तो ये है कि आप जनता की आवाज़, सरकार का मैसेज, कहाँ क्या स्थिति है, मैं देख रहा था चिल्का संभाल के मैं क्या हुआ, महायूनियन के चुनाव और जगह जगह के जो है, जो जिस तरह की जागृति आपका चैनल ला रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, अब मैं जानना चाहता हूँ, जब आपको लगा कि अब ये सीट यहाँ पर ऐसी में चली गई है शामली से, पहले तो सबके कयास लगाए जा रहे थे कि अब की बार मनीष चौहान यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, सैफाली इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद लेकिन ये ऐसी में जाने के बाद आपने कैंडिडेट तैयार किया कुर्तान गांव से, और कैंडिडेट को पहले आपने वार्ड से जिता दिया, फिर उसके बाद चेयरमैन में भी जिता दिया,
कयास लगाए जा रहे थे सबका अपना अलग अलग एक कैंडिडेट होगा, भाजपा के उतने कैंडिडेट जीते नहीं थे। ये मैं आपकी जीत मानूं या भाजपा की जीत मानूं? देखिए, इसमें मैं समझता हूँ सबसे बड़ा श्रेय तो आज जो आम जनता के बीच में एक मैसेज है देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और योगी जी का जो एक प्रभाव क्षेत्र के अंदर, गांव के अंदर है, कानून व्यवस्था को लेकर खास तौर से यहाँ शामली में विकास को लेकर जो सड़कों का विकास हुआ है उनका प्रभाव है। और उसके अलावा फिर जैसे ही, चूँकि मेरी बहुत लंबी राजनीति होगी और जिला पंचायत के चेयरमैन पहले रही, पिछली बार एक धोखा हमारी साथ हुआ था, इस बार हमारा इरादा था कि हम हर कीमत पे जिला पंचायत का चेयरमैन अपना बनाएंगे। माननीय योगी जी ने हमें कहा भी था कि आपकी सीट एससी में है, आप चेयरमैन कैसे बनाएंगे। हम उन्हें वादा भी कर आए थे कि हम आपको निश्चित रूप से चेयरमैन बना कर देंगे। और ये बात सही है कि शायद पूरे प्रदेश में मिसाल होगी कि अपनी सामान्य सीट पे हमने, ये बैठी बच्ची हमारी, ये सामान्य सीट पे जिस पे लड़का लड़ता था और उस पे 8,000 मुस्लिम वोट ज़्यादा हैं हिंदुओं से, लेकिन हमने हिम्मत करके उस पे लड़ा और लड़ाने के बाद इरादा यही था कि हम इसे जिताएंगे और जिताने के बाद चेयरमैन बनाएंगे। हाई कमांड से हमारी बात हुई कि अगर हम ऐसा कर लें तो आप चेयरमैनी में क्या कहेंगे। उन्होंने कहा आप लड़ाइए, आप स्वतंत्र है, आप जैसा चाहे आप करिए, लेकिन हमें चेयरमैन बना कर देंगे। और वो चुनाव हुए, चुनाव में फिर भी हम लोगों की स्थिति यह रही कि वोट हमारे पास केवल 19 में से भारतीय जनता पार्टी की 4 वोट थे। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय मंत्री जी हैं सुरेश राणा जी, 2 वोट उनकी थी, 2 हमारी, लेकिन उन्होंने भी मेहनत करके और हम दोनों ने मिलके बैठ के एक संकल्प लिया और तय किया कि कैसे ही हो हम चेयरमैन हर कीमत पर बनाएंगे, वरना तो हम लखनऊ में जाने की स्थिति में। और ऊपर वाले ने साथ दिया, 4 वोट से चेयरमैन बनाने का हमें मौका मिला और बहुत ही एक बढ़िया मैसेज क्षेत्र में भी गया। और बहुत मैं समझता हूँ आप लोगों ने भी देखा होगा चेयरमैन के बनने के बाद जो यहाँ लहर बनी है क्षेत्र के अंदर, क्योंकि जिला पंचायती एक विकास का एक सबसे बड़ा माध्यम है। पहले जब लड़का हमारा चेयरमैन था बहुत विकास हुआ था, तो अब भी लोग आशा करते थे कि इसी तरह विकास होगा, तो वही मौका बना और चेयरमैन ये मधु गुजर को बनने का मौका मिला। आपने कहा योगी जी का एक उनकी नीतियाँ थी और उनको लेकर यहाँ पर चेयरमैन बना। अगर ऐसा ही करिश्मा योगी जी का होता या मोदी जी का होता तो 19 में से 4 ही सीट क्यों आती? 19 में से आप 14, 15, 19, 18 या फिर एक बड़ा नंबर जीत सकते थे, 8, 10 कुछ तो होता। वो करिश्मा तो फेल होता नज़र आया। यहाँ पर तो मेरे को देखिए, आप वीरेंद्र जी मानिए या नहीं मानिए, लेकिन मेरे को करिश्मा तो यहाँ पर नज़र नहीं आया। 19 में से 4 सीट जीत कर आए हैं, ऐसी सीट हार गए हैं जो परमानेंट बीजेपी की हुआ करती थी। लेकिन फिर आपने जो चेयरमैन चुना, आम जनता का भी यही मानना है। मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, अभी आप कह रहे थे आप देखते हैं लगातार हमारी वीडियो, मैं लोगों में जाता हूँ तो लोग भी यही मानते हैं कि नहीं ये बीजेपी का नहीं, ये वीरेंद्र सिंह का चेयरमैन है, ये बीजेपी का, इसमें कुछ नहीं है। इसमें देखिए, मैं चूँकि वैसी राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, इसमें जो हमारे सामने समस्या, ये सबसे बड़ी कमजोरी रही हमारे संगठन की। जैसे ठाकुर करण सिंह है, बीजेपी का था, बीजेपी का टिकट मांग रहा था, लेकिन उसका टिकट काट के दूसरे रूबी को टिकट दे दिया गया। करण सिंह जीत गया, जीतने के बाद भी उसने हमारा साथ दिया। तो इसमें अगर कहीं मैं समझता हूँ ज़्यादा दोष अगर है तो हमारे कुछ संगठन का भी है जिन्होंने टिकट में गलत काम किया। और लेकिन मैं ये कह रहा, फिर भी हमसे बड़ी पार्टी है, हमारे नेता हैं, हम भी उन्हीं के उसमें काम करते हैं, तो श्रेय तो हम नहीं देंगे, उनका ही श्रेय रहेगा। हम अपने आप में ये नहीं कहेंगे कि भाई हम बड़े हैं। नहीं, वैसे तो आप मानते हैं कि पार्टी कहीं ना कहीं टिकट बांटने में विफल रही है। पार्टी को जिन लोगों को टिकट देना चाहिए था उनको टिकट नहीं दिया है, इस वजह से पार्टी यहाँ पर हार गई है। ये सही बात है। मैं तो आपको उदाहरण बता रहा हूँ, करण सिंह को टिकट देना चाहिए था, ठाकुर करण सिंह को, रूबी को दे दिया। इसी तरह और कई जगह जो टिकट देने चाहिए थे, संगठन की एक बहुत बड़ी कमजोरी रही कि उन्होंने टिकट दिए और में लोग फिर भी जीते, और जीतने के बाद भी उन लोगों ने हमारा साथ दिया।
जैसे करण सिंह जी है, विशेष योगदान है, और कई लोग हैं जिन्होंने साथ दिया। इसका बड़ा कारण कहीं ये तो नहीं है कि यहाँ पर 2-3 नेता हो गए अलग अलग, इधर से एमपी प्रदीप जी हो गए, आप हो गए, सुरेश जी हो गए, तो सबका कहीं ना कहीं ये तो नहीं था कि मैं अपने चुनवा लूँ, कोई ऐसी कोई गतिविधि तो नज़र नहीं आ रही थी? देखिए, ये तो लोकतंत्र में रहता ही है, हमेशा एक लोकतंत्र में ये रहता है, भले ही हम एक पार्टी में हैं लेकिन अब अपनी पहचान और अपनी महत्वाकांक्षा हम नहीं छोड़ पाते, और हम प्रयास करते हैं कि हमारा स्थान ज़्यादा हो, लेकिन उसमें कहीं कामयाब हो जाते हैं, कहीं फेल हो जाते हैं। उसी पॉलिसी के तहत जो आप कह रहे हैं, हम उसमें नाकामी मिली, राणा जी ने अपने जिता लिए, हमारे 2 थे, दोनों जीत गए, लेकिन बाकी लोग काम नहीं कर पाए। वही एक कारण रहा कि हम लोगों की कमज़ोरी हुई। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने, ख़ास तौर से मैं राणा जी का, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी इस चुनाव में, और उन्होंने, हम लोगों ने मिलके ही ये अध्यक्ष को बनाने का काम किया। बीजेपी की तो एक और उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, यहीं का ही है, आपका ही उदाहरण है कि बीजेपी का वो करिश्मा जो योगी जी का वो नहीं चल पाया। ब्लॉक प्रमुख की ही बात कर ले, सिंबल पर आया कोई और, आपने जिता दिया कोई और। ये क्या था वीरेंद्र जी? क्या ताकत दिखाना चाहते थे वीरेंद्र चौधरी कि हाँ, वीरेंद्र चौधरी आज भी उसी दमखम के साथ, आज भी वही दमखम है वीरेंद्र चौधरी के साथ, और आज भी लोग वीरेंद्र चौधरी का उतना ही सम्मान करते हैं जितना आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले या आज से 25 साल पहले करते थे? देखिए, उसका एक कारण सबसे बड़ा ये है कि ये क्षेत्र हमारा, हमारे ताऊजी चौधरी अजब सिंह जी सन 62 में प्रमुख बने थे। उससे पहले वो कंटिन्यूस, जब से जिला पंचायत बनी थी उसके मेंबर रहे, कंटिन्यूस नॉमिनेट होते रहे या चुनाव लड़ते रहे, और उसके बाद वो 62 में प्रमुख बने, फिर 69 में वो एमएलए बन गए। मैं समझता हूँ 62 से लेकर अब तक, जब तक वो रहे, उन्होंने अपने प्रमुख बनाए। कांदले में एक ऐसा संबंध हम लोगों का जुड़ा हुआ है, यहाँ राजनीति के अलावा पारिवारिक रिश्ते सब गांव के अंदर हैं, इतनी लंबी राजनीति होगी। और सन 80 में जब मैं एमएलए बना, एमएलए बनने के बाद केवल 2 बार यहाँ चुनाव हुए हैं प्रमुख के, वरना तो ऐसे ही प्रमुख बैठे, सब इलाके के लोग बैठे, बताओ भाई प्रमुख किसे बना, मैं प्रमुख बना दिया। पिछली बार भी निर्विरोध प्रमुख बना। तो यहाँ का जो क्षेत्र है, इसमें पार्टी का तो है ही, लेकिन पार्टी के अलावा हमारा भी अपना एक परिवार का विशेष प्रभाव है। एक, हम यहाँ राजनीति नहीं करते, एक परिवार के सदस्य के रूप में सभी गांवों से जुड़े हुए हैं, और यही कारण है कि जिसे भी हमने कहा कि भाई वोट इधर आओगे, वोट उधर आई। हाँ, कुछ लोगों को गलतफहमी थी, उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि भाजपा का सिंबल ज़रूर था, लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, मतलब नाहिद हसन, हरिंदर मलिक, पंकज मलिक, लोकदल के तमाम नेता और हमारी बीजेपी, सबका एक ही कैंडिडेट था, सबने मिलजुल के ये कैंडिडेट को सपोर्ट किया। हमने भी तय किया कि हम, ठीक है, पार्टी का है, पार्टी के अंदर है, पार्टी का सम्मान है, नेताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा एक किस्म से लोगों ने, जो क्षेत्र लोकल नेता हैं, उन्होंने एक मजाक उड़ाने का यही प्रयास किया। अब ये जो इतना बड़ा इनका पुराना वर्चस्व चला आ रहा है सन 62 से, इस वर्चस्व को हम ख़त्म करेंगे। हमने अपने वर्चस्व को बचाने के लिए डॉक्टर विनोद को चुनाव लड़ा, और वो 15 वोटों से बहुत बड़ी संख्या में चुनाव जीत कर कामयाब हुआ। और मैं, लोग जो ज़िले के लोग थे, उन्हें अपनी, क्योंकि हमने बताया हाईकमान को भी, टेलीफोन पर बताया भाजपा का सिंबल तो है, लेकिन इसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और लोकदल सबका प्रत्याशी है, सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने भी हमें कहा था कि आप इंडिपेंडेंट करिए, और उसी को लेकर यहाँ कामयाबी मिली। तो ये एक अपना भी यहाँ क्षेत्र के अंदर जो प्रेम है, सम्मान है, वो भी इसमें काम आया। वीरेंद्र जी, कहीं ये प्रमुख को चुनना, देखिए कहीं स्वाभिमान की भी बात आ गई होगी, और उसके बाद कहीं ये मैसेज तो नहीं दिया आपने लखनऊ कि वीरेंद्र चौधरी की अनदेखी करना यहाँ पर बड़ी बात हो सकती है? देखिए, मैसेज तो उन्हें पता है, माननीय योगी जी को परिवार के बारे में जानकारी है, और हम भी इतनी लंबी राजनीति होगी, हम लोगों ने, मैं पहले भी एक बार बताया था कि हमने जो ट्रेनिंग की थी वो चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ कर राजनीति सीखी थी, और 3 चीज़ उन्होंने बताई थी, ईमानदारी, सादगी और मेहनत से बेटे काम करो। हम आज भी कोई उंगली उठा दे हमारी तीनों चीज़ों पर,
लेकिन एक बात साथ साथ में ये भी उन्होंने हमें सिखाई थी कि स्वाभिमान के साथ कभी समझौता मत करना। तो इसलिए जहाँ जहाँ हमारी साथ ये प्रश्न भी हमारे साथ स्वाभिमान कहा जाता है, तो हम स्वाभिमान पे क्यों समझौता करेंगे, और स्वाभिमान पे अगर हम समझौता करें तो हमें बहुत बड़ा नुकसान यहाँ होता है। वही चीज़ हमारे काम आई और हमें सफलता मिली उसी बात की। बिल्कुल वीरेंद्र जी, आगे विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं और अलग अलग जगह से अलग अलग बातें आ जाती हैं कहीं ना कहीं उठ के। अभी जिस दिन जिला पंचायत चेयरमैन का चुनाव का रिजल्ट आया था, उस दिन मैं मनीष से बात कर रहा था, तो किसी ने कहा कि वीरेंद्र सिंह रालोद में आने वाले हैं, ऐसी खबरें भी कहीं ना कहीं। आखिर मनीष ने जवाब भी दिया था कि जिसने ये बोला था कि वीरेंद्र सिंह रालोद ज्वाइन कर लेंगे, कि उनकी इतनी औकात नहीं कि वो वीरेंद्र सिंह को रालोद ज्वाइन कराएंगे। देखिए, रालोद में हम बहुत लंबे समय एक परिवार का रिश्ता रहा है, लेकिन ये जो हमारे विरोधी लोग हैं यहाँ पार्टी के अंदर और पार्टी के अंदर जो कमज़ोर करना चाहते हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है हमारे ऊपर आरोप लगाने का। मैं किसी तरह का आक्षेप लगाए, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, हमारी बेईमानी का लगाइए, किसी दूसरे तरह का आरोप लगा लीजिए। केवल एक ही मुद्दा उनके पास है हमें पार्टी के अंदर कमज़ोर करने के लिए। वो तो रालोद में जा रहे हैं, वो तो गए अभी 4 दिन पहले, जिस दिन मैं माननीय योगी जी से मिला, चूँकि एक परिवार का रिश्ता रहा है। अभी बड़े भाई डॉक्टर साहब जसवीर सिंह जी गए थे, जयंत चौधरी से मिले, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह जी के निधन के बाद ना तो मैं गया और ना वो मिल पाए, बहुत 3 पीढ़ियों से संबंध थे। तो उस दिन डॉक्टर साहब उनसे मिलने गए थे केवल इसलिए, लेकिन फेसबुक पर सब जगह उड़ा दिया कि वो तो गए, रालोद ज्वाइन कर ली। तो ये तो मैं समझता हूँ इनके पास कोई और मुद्दा, जो हमारे मुखालिफ हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय इस बात के हमें कमज़ोर करने के लिए पार्टी के अंदर कि ये वहाँ गए। ये उनका एक मौखिक मुद्दा है। हम माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करते हैं और इसी में रहेंगे और इसी से चुनाव लड़ेंगे जहाँ लड़ेंगे। वीरेंद्र जी, कितना आप मानते हैं, जब 4.5 साल पहले चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा बहुमत लेकर आई थी, लोगों ने विश्वास किया था और वोट दिया था, लेकिन आज अगर हम यहाँ की पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ से इतने बड़े किसान नेता हैं, महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत आज बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसानों के लिए। इधर से अगर महंगाई की बात करें, गैस सिलेंडर का रेट डबल हो गया है, पेट्रोल 100 के पार चला गया है। क्या लगता है पार्टी की स्थिति आज भी उतनी सही है या पार्टी की स्थिति अब बिगड़ चुकी है? आम लोगों में महंगाई का जो एक डर है, वो भय है, वो उनके दिलों में बैठ चुका है। नहीं, ये भय तो नहीं है। यहाँ की जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की परिस्थिति है, देखिए 2 चीज़ों में कहीं ना कहीं कोई कमियां भी रहती हैं, लेकिन 2 चीज़ विशेष रूप से, एक तो कानून व्यवस्था बहुत बड़ी माननीय योगी जी ने यहाँ दी है। आज हम लीडर होकर सड़कों पे घूमते हैं, हमारी महिला लड़कियाँ घूमते हैं, कहीं कोई घटना नहीं होती। दूसरा विकास का मामला, ये 2 मामले यहाँ जनता के बीच में बहुत बड़े हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जो यहाँ का समीकरण है, यहाँ किसी ज़िले में 34% मुस्लिम है, किसी में 35% है, किसी में 40% है, 38% है। अगर ये विरोधी पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा, गठबंधन के साथ मान लिया समाजवादी, बसपा, लोकदल, ये मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में है। लेकिन अगर अलग, वो भी जातीय समीकरण के हिसाब से अगर नहीं लड़ते जैसे पहले लड़े, तो मैं समझता हूँ कि माननीय योगी जी की सरकार को कोई नहीं रोकेगा। एक्चुअल स्थिति तो ये है। लेकिन किसान की स्थिति को क्या मानते हैं आप? क्या किसान वाकई तंग है? आप तो ज़मीन से जुड़े हैं, मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो 100-200 लोग मेरे को बैठे मिलते हैं आसपास के। आप गांव में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, आसपास के गांव में जाते हैं, आपको क्या लगता है, क्या वाकई किसान तंग है, या फिर जैसे भाजपा के कुछ प्रवक्ता बोलते हैं नहीं किसान नहीं है, ये तो कांग्रेस ही है या कोई और है? क्या आपको भी ऐसे लगता है? देखिए, किसान तो तंग नहीं है। हम भी किसान हैं, खेती करते हैं और बिजली यहाँ 18 घंटे मिल रही है, डेवलपमेंट खूब है, खाद मिल रहा है। पहले जो डंडों के साथ खाद नहीं मिलता था, उठाते थे, आज खाद भी मिल रहा है, सब चीज़ है। ठीक है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन ऐसे ही यहाँ गन्ने की पैदावार है, गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार यहाँ हमारे इसमें हुई है। भुगतान ज़रूर हो चुका, लेकिन कुछ बका है, कुछ दिक्कत है तो है, लेकिन ऐसा नहीं है जो हमारे किसान बैठे हैं, किसान नेता
बॉर्डर पे, मैं समझता हूँ उनके इतिहास को सब जानते हैं। थोड़ा सा बता दीजिए। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने एक लड़ाई लड़ी और एक आंदोलन शुरू किया था। हमारा बहुत बड़ा सहयोग आम जनता है, आप पूछना। उस यूनियन में बनाने में, आगे बढ़ाने में हमारा बहुत बड़ा, सबसे बड़ा योगदान हमारा रहा है। जिस दिन यहाँ यूनियन बनी थी, शामली के अंदर धरना दिया था, 70-60 लोग होंगे। हमने ही रात को उठा था कि बड़ा आंदोलन करिए और बड़े आंदोलन के बाद फिर हम करेंगे। और बड़ा आंदोलन जब हुआ था तो उसमें यहाँ 2 कैजुअलिटी हुई, बड़ा भारी उसमें हुआ। हम पूरी रात रहे, हम लोगों ने मदद की। टिकैत साहब तो बहुत एक साधारण किसान, मतलब उस प्रवृत्ति के थे, सादगी से रहना, दौड़ा उठाया अपना डालना, गन्ने बांधना और एक मानना भी। मायावती जी के बारे में जब सरकार थी, उन्होंने कुछ शब्द इस्तेमाल किए, हम लोगों ने, तमाम ज़िले के नेताओं ने बैठ के वहाँ से चुनौती दी और यूनियन को बचाया था, वरना उस दिन सरेंडर कर रहे थे चौधरी महेंद्र सिंह। लेकिन उनमें एक अपनी खूबी थी, मैं ये राजनीति नहीं करते थे, मैं सौदेबाजी नहीं करते थे, मैं तो एक लाइन के आदमी थे, हाँ भाई मार दिया हुंकार और चले और लोग चले। लेकिन आज मैं समझता हूँ, मैं कोई आरोप आक्षेप नहीं लगाना चाहता उनके ऊपर, लेकिन जो राजनीति में कर रहे हैं किसान नेता तो और भी बहुत है, वहाँ बैठे हुए हैं, बात भी कर रहे हैं, तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। उन्हें अगर लड़ाई लड़नी थी तो आर पार के लड़े, धरना देने से क्या हो। कितना किसान जा रहा है यहाँ से शामली से? किसान तो हरियाणा का और पंजाब का जा रहा है ज़्यादा। यूपी का कितना किसान है, सिसोली का कितना किसान वहाँ जा रहा है। तो उन्हें तो बैठ कर यहाँ पहले अपने घर से एक बहुत लंबी चौड़ी भीड़ जोड़ कर, सब लोगों को जोड़ के और ये आंदोलन करना चाहिए था, जैसे टिकैत साहब करते थे और हम लोग सहयोग देते थे। अब वो अपने दे रहे, माँ इंटर बना दियो जाओ, क्या लाभ है उससे, मैं परवाह नहीं कर रहे। हालांकि मैं मानता हूँ कि किसान की समस्या है, कैजुअलिटी हुई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को या उन्हें उसका निस्तारण करना चाहिए था। लेकिन दोनों में भी नहीं, अपना राकेश टिकैत जी भी लड़े, पता था उन्होंने चुनाव लड़े थे, पार्लियामेंट में क्या स्थिति हुई थी, एमएलए का चुनाव लड़ा था, क्या स्थिति हुई थी राकेश टिकैत जी की। तो ऐसा नहीं, लेकिन वो अपना कर रहे हैं, उनका अपना काम है, करने का करें। यहाँ तो एक शौक़ है जिसे करना बस, कोई मानने ना मानने। तो मैं ऐसी नहीं मानता कि यहाँ का किसान सरकार से बहुत नाराज़ है। बिजली, पानी, सड़कें, पानी की सुविधाएं हैं, राजबाई का पानी आ रहा है, सिंचाई हो रही है, तो ये सब सुविधाएं मिल रही है। ऐसा नहीं कि किसान नाराज़ है। एक आखिरी सवाल के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं, तैयारियां सभी पार्टी कर रही हैं, कयास लगाए जाते हैं, लोग कुछ ना कुछ बातें करते ही रहते हैं, अफवाहें हमेशा आती रहती हैं, जैसे आपकी रालोद में जाने की अफवाह थी। अब ये कितना सत्य है कि वीरेंद्र सिंह भाजपा में ही रहेंगे? इन केस ऐसा कुछ होता है कि यहाँ पर अनदेखी करते हैं, उसके बाद भी भाजपा में ही रहेंगे? ये देखिए, मैं तो निश्चित रूप से भाजपा में ही रहूँगा और मेरा एक बहुत बड़ा विश्वास माननीय मोदी जी की नीतियों में, माननीय योगी जी की जो उनका काम है प्रदेश के अंदर, सादगी, ईमानदारी, मेहनत, जो काम करते हैं एक आदर्श मुख्यमंत्री के रूप में। हमने भी बहुत से मुख्यमंत्री देखे, लेकिन पहला मुख्यमंत्री ऐसा है जो डंडे से बहुत निष्पक्ष होकर, बहुत ईमानदारी के साथ काम करता है। तो मैं समझता हूँ रहेंगे। ये तो यहाँ एक माध्यम है प्रचार करने का, लेकिन नहीं, मेरी तो पूर्ण आस्था माननीय मोदी जी में, योगी जी के अंदर है। भाजपा में रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे और मदद करके चुनाव जिताएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद वीरेंद्र जी। अभी वीरेंद्र जी से मैं बातचीत कर रहा था और उन सभी सवालों के जवाब मैंने उनसे लिए हैं जो आप सब के जवाब थे, आम जनता के जवाब थे। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।